नमस्कार साथियों, 12 जनवरी युवा दिवस भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन। आज के दिन हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही भारत के एक ऐसे मूर्धन्य प्रतिभा, एक ऐसे युवा, एक ऐसे संकल्पधारी स्वामी विवेकानंद जी को हम आज याद करते हैं उनके जन्म दिवस पर, जिन्होंने 9/11 को 1892 में ही अमेरिका को हिला दिया था और सनातन की, हिंदुत्व की, भारत की, भारतीयता की जो एक मिसाल उन्होंने प्रस्तुत करी और जो रिप्रेजेंट किया, निश्चित तौर पर पूरा विश्व हतप्रभ था। और भारतीय मेधा, भारतीय ज्ञान, भारतीय विद्वत्ता और भारतीय जो हमारी परिलब्धि है, जो हमारी समृद्धि है, हमारे शास्त्र की, हमारे ज्ञान की, हमारी लेगेसी की, उसका परचम पूरे विश्व में स्थापित हुआ। साथियों, आज का दिन युवाओं का दिन है। हम युवाओं से आह्वान करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम सभी अपने अंदर, जो स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक लगे रहो, लक्ष्य प्राप्त होगा। हे मेरे शेरों, आओ अपने भेड़ और बकरी होने का भ्रम त्याग दो। आत्मविश्वास की प्रबलता, आत्मविश्वास की वो मशाल जो स्वामी जी ने हम सबके बीच में जगाना चाहिए, उसके बाद पूरा विश्व हतप्रभ हुआ और भारत जागृत हुआ, भारत का युवा जागृत हुआ। भारत के युवा ने वो शक्ति की एक अलख जगाना शुरू की जो अलख आज तक जग रही है और आज भारत का युवा विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। तो साथियों, आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आह्वान करते हैं आप सभी के प्रश्नों का। आज का दिन प्रश्नों के उत्तर का है। आप सबके जो सवाल सिलेक्ट किए गए हैं उनका जवाब हम देंगे। पहला प्रश्न। Good morning, sir. This is Yamini Singh Baghel from MP Indore. Sir, I want to ask you that कि डे बाय डे बिजी लाइफ में स्ट्रेस को दूर रखकर अपने गोल को कैसे अचीव करें? यामिनी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यामिनी की आपका प्रश्न है कि डे बाई डे लाइफ में कैसे स्ट्रेस को मैनेज करके अपना लक्ष्य प्राप्त करें। और स्ट्रेस जो है दो प्रकार का होता है, डी स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है वो व्यक्ति को कार्य के प्रति अग्रेसित करता है, आकर्षित करता है, और डी स्ट्रेस परेशानी है। डी स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं देता। स्ट्रेस जब भी हमारे मन में आता है, हमारे मन में उसके एंटीडोट्स हमें तैयार करना चाहिए। हमें तैयार करना चाहिए कि डी स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को अपने कैसे दूर करें। इसके लिए हमारे विचार, हमारा मन, हमारी जो है विचार शक्ति ही प्रबल इसका बचाव प्रस्तुत कर सकती है। अगर ये बात करें कि विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों? बोले साहब ऐसा लगता है कि खुश होने की, मुस्कुराने की कोई वजह जीवन में बची नहीं है। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा भैया ये बता के तेरे घर में सूरज की रोशनी आती है? तो उसने कहा आती है। मैंने कहा तेरे घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची हैं? बोले साहब हैं। मैंने कहा तेरे घर पानी मिलता है पीने का? समुद्र का पीते हो कि मीठा पानी पीते हो? बोले साहब मीठा पानी पीता हूँ। मैंने कहा तेरे को कितनी बीमारियाँ हैं? बोले साहब लकीली कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा तू खाने में क्या खाता है? बोले साहब सब कुछ खाता हूँ, जो भी अच्छी चीज़ें हैं सारी अवेलेबल हैं, सब खाता हूँ। पानी की प्रचुरता है, रोशनी है, सब कुछ है जीवन में। तो मैंने कहा ये बताओ, ये सब चीज़ें अगर हमारे पास हैं, उसके बाद अगर हम ये कहें कि हमें मुस्कुराने की वजह नहीं है। एक देश ऐसा है जहाँ 6 महीने तक धूप नहीं निकलती है, रात रहती है, 6 महीने बाद रोशनी आती है। एक देश ऐसा है जहाँ सॉफ्ट वाटर, पीने के पानी के लिए लोग तरसते परेशान होते रहते हैं। एक देश ऐसा है जहाँ आपको गेहूँ नहीं मिलता, कहीं चावल नहीं मिलता। सारी प्रचुरताएं, सारी परिलब्धियां अगर हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति, हमारे आश्रम, वर्ण सबके साथ अगर समृद्धशाली ता किसी को मिली है तो वो भारतीयों को मिली है। तो मैंने कहा जब इतना सब कुछ अच्छा है तो इसके बाद एक छोटी सी चीज़ के लिए मुस्कुराने की वजह क्यों ढूंढते हो? मुस्कुराओ इस बात पे कि हम हिंदुस्तानी हैं, मुस्कुराओ इस बात पे कि हम सूरज की रोशनी में रहते हैं, मुस्कुराओ इस बात पे कि हम सॉफ्ट वाटर पीते हैं, मुस्कुराओ इस बात पे कि हम वैराइटियस खाना खाते हैं, मुस्कुराओ कि इस बात पे कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मुस्कुराओ इस बात पर कि हम पितृ का ऋण चुकाते हैं, मुस्कुराओ इस बात पर कि हम देश के प्रति नतमस्तक रहते हैं, मुस्कुराओ इस बात पर कि हम महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का आदर करते हैं। ये हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। और उसके बाद उसको अच्छा लगा। उसके बाद कई दिन तक मैंने उसको फॉलो किया, वॉच किया, धीरे धीरे समस्याएं दूर हुई। स्ट्रेस की एज युवावस्था बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप युवावस्था में स्ट्रेस में हैं तो आप कहीं ना कहीं फॉल्स नोशन से आ रहे हैं। या तो आपकी आत्मविश्वासहीनता है या फिर आप
अति सोच में है। सोच का, आप ज़्यादा सोच का जो हमारा एक प्रॉब्लम होती है कि आदमी किसी बात को ज़्यादा सोचने लगता है। आप निश्चित है, अगर आप सोचना शुरू करोगे कि विश्व में पीने का पानी 2025 के बाद क्या होगा, 30 के बाद क्या होगा, 35 के बाद क्या होगा, तो आपके पास इतने सारे सोचने के प्रकल्प हैं कि आप सोच सोच के परेशान हो सकते हो। अति सोच को हमें अपने जीवन में नहीं लाना है। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिवली आपको, डिस्ट्रेस जो की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रेस हमेशा आपको नेगेटिवली मोटिवेट करेगा। उससे आपके हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा, आपको जो है अपच की बीमारी होगी, आपको सिर दुखेगा, आपकी आंखें कमज़ोर होंगी, आपका हार्ट कमज़ोर होगा। धीरे 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 आपकी जो है सृजनशीलता और आपका पढ़ने लिखने की लगनशीलता, आपका कुछ कर गुजरने की जो इच्छाशीलता है, वो सारी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रास रूप में कम होगी। तो यामिनी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, पॉजिटिविटी को देखें, पॉजिटिव थिंग्स को देखें, काम में लगे रहें, सफलता ऑटोमेटिक मिलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने ट्रैक पर लगातार लगा हुआ है, आप क्रिकेट की पिच पे खड़े हुए हैं, आपके पास 11 फील्डर्स आपका कैच लपकने खड़े हैं, बॉलर आपके ऊपर बहुत तेजी से बॉलिंग का प्रहार कर रहा है। ऐसे में अगर आपको अपना विकेट बचा के रखना है, अपने विकेट बचा लिया तो आपके रन बनेंगे, आप विनर के रूप में स्थापित होंगे। तो विकेट बचाना है। विकेट कैसे बचाना है? विकेट बचाना है डिप्रेशन से, विकेट बचाना है स्ट्रेस से, विकेट बचाना है नशे की तरफ आगे बढ़ने से, विकेट बचाना है सुसाइड की तरफ सोचने से। ऐसे हमें विकेट अपना बचाना है, अपने चरित्र को, अपनी उद्यमशीलता को बना के रखना है और लगातार लगे रहना है। एक नहीं दूसरी नहीं तीसरी जगह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगला प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रोशनी, मैं इंदौर से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जीवन में असफलताओं के बाद भी आत्मविश्वास कैसे रखें? रोशनी कह रही है कि जीवन में असफलताओं के बाद भी आत्मविश्वास कैसे रखें। आत्मविश्वास व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम सभी ने देखा है क्रिकेट के ग्राउंड पर, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, हमने फिल्म में देखा है, हम जब आकर्षण का केंद्र होते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, हमारे आकर्षण का केंद्र होते हैं फिल्म के स्टार्स। आप देखेंगे आपको प्रतिभा में अंतर दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से लवरेज होता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से कम होता है, बंधा हुआ होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं पुअर होता है, कमज़ोर होता है। अब असफलता तो आनी है, क्योंकि असफलता जीवन की कसौटी है। जीवन में यूं ही किसी को जय जयकार नहीं मिलती, बिना कहा जाता है बिना मेरे स्वर्ग नहीं मिलता। आपको कसौटी पे घिसना पड़ेगा। जब चांदी की जो सफाई करते हैं तो चांदी को पीट रहे होते हैं, उसके बाद उसको इतना पिघलाया जाता है, इतना हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है, जब उसमें जो उसको बनाने वाला है, जब उसको उसकी धार में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, तब उसको चांदी को सही मानता है। इतना पिटने के बाद, इतना गर्म होने के बाद चांदी बनता है, इतनी गर्मी से पिघल जाने के बाद सोना बनता है। आप देखें, हम रामचरितमानस की अगर बात करें तो भगवान श्री राम, जब उनका राज्याभिषेक होना था, उस समय उनको पिता का आदेश मिलता है कि आप जो है 14 बरस के लिए बन जाना है। ना उनको राज्याभिषेक की खुशी थी, ना उनको बन जाने का दुख हुआ, और बढ़िया से वो तैयार होते हैं, बन के लिए निकल जाते हैं। कितनी समस्याएं। राजा रामचंद्र जो उस समय की सबसे बड़ी रियासत के राजा युवराज थे, वो वन में जाते हैं, वल्कल वस्त्र पहन के जाते हैं, अपनी पत्नी और भाई के साथ जाते हैं, ना वो सेनाओं को लेते हैं। आप सोचिए, सारे रास्ते के राजा जो हैं वो कहीं ना कहीं उस अवध की शौर्य को मानते थे, उनकी जो है कहीं ना कहीं उनकी पराधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन वो किसी भी राजा का सहयोग नहीं लेते, किसी भी नगर में नहीं जाते। धूप, पानी, बारिश, सारा कुछ सहन करते हुए, पत्थरों पर, पहाड़ों पर चलते हुए, और एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं, जिनके लिए पूरा विश्व आज नमन करता है। अगर भगवान श्री राम ने वनवास नहीं लिया होता तो क्या भगवान श्री राम को हम इस रूप में मानते? आप सोचे, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन सबके जीवन में आप देखें तो बड़ी कठिन परिस्थितियों में, बड़ी कठिन गहराई से जो है उन्होंने घिसा है अपने आप को तैयार किया, उसके बाद ही वो सफलता के मंच पर चढ़े हैं, और तब दुनिया उनको स्वीकार करती है। तो रोशनी, मेरा आपसे कहना है कि जीवन में असफलताएं तो आएंगी। ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आज तक पैदा नहीं हुआ है धरती पर जिसने असफलता को ना देखा हो, असफलता को ना सहा हो। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जब बहुत ज़्यादा असफलताएं जो व्यक्ति सहता है, उतनी असफलताओं के बाद जो अपने आप को जागृत रखता है, अपने दियों को बुझने नहीं देता, वही फिर सफलता के
उच्च शिखर पर चढ़ जाता है। इरादे हों जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से वो मंजिल को पाते हैं, पसीने की एक एक बूंदों से भाग्य अपना लिखते हैं, समय उनका साथ देता है, सुनहरे पल पाते हैं। तो आपको जीवन में अगर अपना भाग्य का साथ चाहिए, सुनहरे पल जीवन में बिताना है, तो आपको असफलताओं के बाद भी हताश नहीं होना है। यही परीक्षा है, यही आप क्रिकेट की ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आपको 4 बॉल आप खेल नहीं पाए, आप हताश हो गए, तो 5वीं बॉल आपको सॉफ्ट मिली, लेकिन आपने उस पर अपना कैच उठा दिया या अपने आप को आउट करा लिया। लेकिन अगर आत्मविश्वास आपका खत्म नहीं हुआ, आपकी परीक्षा जो है, अग्नि परीक्षा चल रही है, आपकी अग्नि परीक्षा चलते आप लगातार अडिग हैं, अपनी दीप को जलाए हुए हैं, आप क्रीज पर खड़े हुए हैं, आपने अपना विकेट नहीं गंवाया है, तो 100% नेचुरली आपको सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी, जिस सफलता के आप हकदार हैं। अगला प्रश्न। इंदौर से मैं जय जोशी। सर, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? साथ ही क्या मैं 11th और 12th के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया। जय जोशी का कहना है कि 11th में क्या सब्जेक्ट लें, यूपीएससी की तैयारी करनी है, इनको आईपीएस अफसर बनना है। जय, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जरूर एक दिन आईपीएस अफसर बनकर अपने परिवार का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जय, अगर 11th में आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो आप वो सब्जेक्ट चुनें। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट का जो मन है उसका एक फ्रेमिंग होती है, वो किस प्रकार की चीज़ों को आसानी से पढ़ता है। किसी का दिमाग एनालिटिक होता है, किसी का दिमाग साइंटिफिक होता है, किसी का दिमाग मैकेनिकल होता है, किसी का दिमाग आर्ट के लिए या कलाओं के लिए अपने सिस्टम को बना के रखता है। हर प्रकार के व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बताती हैं कि किस प्रकार की उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का टावर किस प्रकार का है। अगर आपको लगता है आपको खुद ये चयन करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ बैठकर कि आप किस प्रकार की सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ें। अगर आप सब्जेक्ट कोई भी होगा, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट के आप मास्टर होंगे, उस सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है वो बहुत उच्च स्तरीय होगी, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल 11th के साथ यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। कोई भी तैयारी करने का सही समय 11th ही है। आपको 11th से जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो देखना चाहिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पर, डेली के न्यूज़पेपर में आने वाले अच्छे एडिटोरियल्स पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। आपको देश प्रदेश की घटनाओं पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। आपको जानना चाहिए अपने देश के बारे में और विश्व के बारे में, क्या देश का नक्शा है, क्या विश्व का नक्शा है, किस प्रकार की घटनाएं पिछले सालों में हुई हैं, किस प्रकार के कन्वेंशंस चल रहे हैं, किस प्रकार से जो है जो वैश्विक नीतियां भारत की और वैश्विक कूटनीतियां भारत कहाँ किस प्रकार से चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, भारत की जो है रक्षा व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। सारी जो जनरल हमारे नॉलेज हैं, जनरल हमारी स्टडीज़ हैं, उनके प्रति आपको अभी से अवेयर होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट अभी से क्रिएट हो गया तो आप बहुत आसानी से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अगला क्वेश्चन। नमस्ते सर, मेरा नाम कुणाल गर्ग है, मैं सैमसंग में जॉब करता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में ना हो तो हम अपने फ्यूचर को लेकर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही फाइनेंशियली खुद को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। कुणाल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी जॉब में, जैसा कि हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले और प्राइवेट जॉब वाले बड़ी संख्या में हमें सामने दिखाई देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, फ्यूचर की प्लानिंग दोनों के लिए समान है, चाहे वह ऑफिशियल सरकारी विभाग में काम करते हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, ऐसा बहुत पहले कहा गया है दोहे में कबीरदास जी के द्वारा कि हमारा जो है, जितनी हमारा चद्दर है उतने हमें पैर पसारने चाहिए। अगर हमारा चद्दर छोटा है और पैर ज़्यादा पसार लिया तो हमें तकलीफ होगी, ठंड लगेगी और मच्छर काटेंगे, सारी परेशानी होगी। आशय कहने का ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ एक और एक सूत्र है कि हमें अपनी बचत को देखना है, बढ़ाना है, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करना है। आपके जो है क्या खर्चे किस साल में होने वाले हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से होने वाली है, आपके जीवन में मकान बनाने से लेके क्या आपका प्लान है, किस प्रकार के मकान में रहते हैं, किस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास, फैमिली एसेट्स क्या हैं, फैमिली की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इसका पूरा एनालिसिस आपको करना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद दो ही तरीके हैं, एक तो हम अपनी आय को बढ़ाएं, दूसरा खर्चों को कम करें। वो व्यक्ति सफल है फाइनेंशियल प्लानिंग में जो अपने खर्चों को कम करता है, क्योंकि अगर आपके खर्चे अनलिमिटेड हैं तो आप बड़ी से बड़ी राशि को खर्च कर देंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो लापरवाह मैनेजमेंट करते हैं दिशा में, वो परेशान होते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखे हैं कि बड़े बड़े एम्पायर्स
लोगों के नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े करोड़पति लोग अपनी जो है अनसंड खर्चों के कारण अपनी पूंजी को गंवा बैठते हैं। अंत में उनके मकान की कुर्की हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं। तो हमें बस मूल मंत्र ये बनाना है कि जितने लंबी चादर है उतना ही पैर पसारना है, और चादर से थोड़ा छोड़ के ही पैर पसारना है। थोड़ा सा हम अपने आप को अपने खर्चों में कंट्रोल करें। हर आदमी की कैपेसिटी है, जिस प्रकार की आपकी कैपेसिटी है उस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में मौजूद हैं। बहुत जीरो से लेके और बहुत ऊपर तक की व्यवस्थाएं, लाइफ स्टाइल्स, लाइफ के जो है तरीके मौजूद हैं, और जो भी सफल व्यक्ति हैं वो सभी अपनी प्लानिंग अच्छे से करते हैं। जिनकी अच्छी प्लानिंग होती है वो कम आय के बाद भी बहुत अच्छा एसेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, और आगे चलकर उनकी एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में वो जाके अपना पायदान पे प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अपना मैनेजमेंट अच्छा हो, अपने फ्यूचर की हमारे कब क्या खर्चे आने वाले हैं उसकी प्लानिंग हो, उन खर्चों को कैसे मीट आउट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा लोड तो नहीं आने वाला, कहीं डेफिसिट तो नहीं है। जैसे कि सरकारें बजट बनाती हैं, हमें भी अपना बजट बनाना चाहिए। आज का बजट, 1 महीने का बजट, एक 6 महीने का बजट, 1 साल का बजट, 5 साल का बजट, 10 साल का बजट, 20 साल का बजट, सारे हमारे बजट्स बनना चाहिए, और उस बजट के हिसाब से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अगला प्रश्न। जय हिंद सर, मेरा नाम जितेंद्र सार्वे है। अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने के लिए क्या करा जाए, और अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसे किस तरह से बांटा जाए? जितेंद्र का कहना है कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, लक्ष्य बड़ा हो तो उसको कैसे बांटें। जितेंद्र, लक्ष्य प्राप्त करना तो हर व्यक्ति की एक ललक है, एक चाहत है। हर व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। आपका कहना है लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, तो लक्ष्य प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम शिद्दत से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। उस लक्ष्य को लेकर जो हमारे मन में जो स्किल सेट की डेवलपमेंट की आवश्यकता है वो स्किल सेट डेवलप करें। वो स्किल्स के साथ हम अपनी शिद्दत हासिल करें और जुट जाएं। आपने देखा होगा दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी एक वो होता है जो काम का आउटपुट देता है, चाहे वो किसी भी सेटअप में हो। एक वो होते हैं जो काम का आउटपुट नहीं देते हैं। आपको अपने आप को काम का आउटपुट देने वाला बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लक्ष्य आपका मीट आउट होगा। मिस्टर भरोसेमंद अपन कहते थे कि एक क्रिकेटर को कहा जाता है मिस्टर भरोसेमंद, मतलब वो भरोसेमंद है, वो आएंगे तो रन बनाएंगे, वो आएंगे तो देश की जो है अगर कोई बैटिंग लाइन कुछ डिविएट हो रही है तो वो आगे खड़े होकर रन बनाएंगे। ये मिस्टर भरोसेमंद हमें अपने जीवन में बनना है। आप कोई भी काम करते हैं, आप शॉप चलाते हैं, आप जो है इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट जॉब में, जो भी करते हैं, व्हाट्सएवर आप करते हैं, आपको अपना स्किल सेट में महारत हासिल करनी होगी, और साथ में इंटेलिजेंस के साथ डिलीजेंस भी दिखाना होगा। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रम के साधक होते हैं वो व्यक्ति अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति आराम के साधक होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनका मूड होता है कि आराम कर लें। हमारी जो इनर्शिया की थ्योरी है वो कहती है कि व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। हमारे ऊपर काम का लोड है, हमारा मन करता है कि हम छुट्टी मना लें, हमारा मन करता है कि हम घर जाके आराम कर लें। अगर व्यक्ति का जीवन जो है, किसी व्यक्ति का जीवन आराम के लिए नहीं बना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है इस प्रश्न के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति का जीवन आराम के लिए नहीं बना है। जीवन में किसी भी व्यक्ति को उसके आराम के लिए पूजा नहीं जाता है। पूजा जाता है सिर्फ संघर्ष के लिए, पूजा जाता है लड़ाई के लिए, पूजा जाता है जुझारूपन के लिए। तो हमें जुझारू बनना है, आउटपुट देने वाला बनना है। हमारा जो भी लक्ष्य हमारे सामने आता है, जो भी काम हमारे सामने आता है, उसको स्किल सेट के साथ स्थापित करके बेहतर तरीके से करना है। आप प्रोडक्टिव बनेंगे, आप रिजल्ट देने वाले बनेंगे, दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी कदर करना शुरू कर देगी और आप धीरे धीरे ऊंचे पायदान में पहुंचते जाएंगे। अगला प्रश्न। हेलो सर, मेरा नाम आकाश है, मैं इंदौर से ही हूँ। मेरा सवाल जो है मेरे दोस्त को लेकर है। पिछले साल उसने अपने चाचा जी को खोया कोविड की वजह से। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो और उसकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव निकली। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो सब रिकवर कर गए, हील कर गए, लेकिन वो चीज़ जो है उसके दिमाग में काफ़ी इम्पैक्ट कर गई। उसके बाद से ऐसा है कि वो लोगों से जहाँ बात करता था, खुशी खुशी घूमने फिरने जाता था, जो भी करता, हालांकि घूमने नहीं जाना है हमें, लेकिन वो बात तक करना लोगों से बंद कर दिया। वो अपने में कंजर्व हो गया पूरी तरह से। उसने सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर लिया। जो चीज़ें उसको पसंद थी, बुक्स पढ़ना या मूवीज़ देखना या बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें भी अब उसको मतलब खुश नहीं दे रही। वो उसका कहना है ऐसा है। मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करी, बट मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ उसकी। उसने इवन अभी रिसेंटली जो जॉब चल रही थी उसके काफ़ी टाइम से, उसने वो जॉब भी छोड़ दी।
अब वो आगे कुछ सोच ही नहीं रहा कि जॉब करना है नहीं करना है। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को लेकर कंसर्न रहता है, वे उनको वापस से कुछ ना हो, बीमारियां ना हो। हालांकि वो भी बीच में बीमार पड़ता रहता है, वो भी उससे उस चीज़ का डर रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में उसकी मैं किस तरह से हेल्प करूँगा, अगर आप मुझे बता सके तो। थैंक यू। आकाश का प्रश्न अपने मित्र के लिए है। आकाश के मित्र ने कोविड में अपने को खोया है। निश्चित ही जो पेंडेमिक हमारे दौर में पिछले सालों से रहा 2020 से, इसमें आकाश के मित्र नहीं बल्कि लगभग सभी लोगों ने किसी न किसी अपने नियर डियर को खोया है। किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, किसी ने मित्र को खोया, किसी ने अपने घर वालों को खोया है। आकाश, ये बहुत ही विडंबना का टाइम है जिसमें पेंडेमिक जो भी झेलता है वो बड़ा ख़तरनाक एक टाइम होता है। पेंडेमिक किस दिशा में बैठ जाए, किस तरह चला जाए, वो बड़ा परेशानी का सबब होता है। एक बार इराक के एक गांव में महामारी जो है रात को गांव में प्रवेश कर रही थी। एक जो बाबा जो है वो फ़कीर बाबा वहाँ रहते थे गांव के बाहर अपनी झोपड़ी बना के। उनका नज़र उस पर पड़ती है तो वो चिल्ला के उसको बोलते हैं कि महामारी तू कहाँ जा रही है, इधर आ मेरे पास। तो वो जो है महामारी उनके पास आती है तो वो फ़कीर महामारी से कहता है कि तुम क्यों गांव में जा रही हो, गांव के अच्छे लोग हैं, क्यों बर्बाद करने जा रही। तो महामारी ने कहा कि मेरे को तो जाना है, टाइम आ गया है, नियति की व्यवस्था है, महामारी इस गांव में तो जाएगी। उसके बाद वो महामारी चली जाती है गांव के अंदर और बोल के जाती है फ़कीर से कि सिर्फ 500 लोगों को इस महामारी में अपनी जान गंवानी पड़ेगी और बाकी जो है कोई इसके आगे डैमेज मैं नहीं करूँगी। अगले 20, 25, 50 दिन, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद वो महामारी लौट रही होती है। फिर वो फ़कीर उसको देख लेते हैं, फिर फ़कीर उसको बुलाते हैं कि महामारी, तूने तो कहा था कि सिर्फ 500 लोगों की जान जाएगी, तुमने तो इस महामारी में गांव के 5000 लोगों को मार दिया। तो महामारी उस फ़कीर से कहती है कि फ़कीर साहब, मैंने तो 500 ही मारे थे, 4500 उसकी डर के कारण या अपने डिप्रेशन के कारण मारे गए। आकाश, ये टफ टाइम है। इस टफ टाइम को बहुत ही मोटिवेशन के साथ लेने की आवश्यकता है। आपके फ्रेंड ही नहीं, दुनिया में कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनने कितनी टफनेस को इस महामारी में दे रहा है। हम लोग सत्यकाम वॉलंटियर सेवा चलाते रहे हैं जब सेकंड वेव में बुज़ुर्गों की सेवा के लिए, तब ऐसे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते थे, ऐसी ऐसी दुर्दमनी स्थितियाँ आती थी कि हम लोग विवश हो जाते थे। हम लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाया करते थे क्योंकि ऐसी ऐसी समस्याएं लोग बताते थे कि मेरे पास 3 करोड़ का मकान है लेकिन 3 दिन से एक ब्रेड के पैकेट में हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई ना बनाने आता है ना देने आता है। एक बताते हैं कि मेरे को जो है मेरी वाइफ 73 साल की हम दोनों थे, एक मेरी वाइफ हॉस्पिटल में मर गई है, अब मुझे अस्पताल में ही रखना, घर जाऊंगा तो अपनी जान दे दूंगा। पता नहीं कितने कितने दुर्दमनीय स्थितियां जो हैं लोगों ने झेली हैं, फेस करी हैं। बहुत लोगों ने रोज़गार के क्षेत्र में, बहुत लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कई ऐसे उदाहरण थे जो परिवार के मुखिया थे, उन्हें कोविड हुआ, परिवार वालों को संकट ना लगे, वो बात बेचारे छुपा के अपना स्वयं का इलाज करते रहे और इलाज कराते कराते उनकी जान चली गई। तो ये टफ टाइम है और निश्चित तौर पर टफ टाइम में कैजुअल्टीज़ या दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों का सामना हमें शांति से मनयोग से करना चाहिए। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में आप देखें कि जब 12 साल का वनवास पांडवों को होता है तो युधिष्ठिर हैं जो सबसे बड़े धर्मशील व्यक्ति हैं विश्व के, भीम हैं जो सबसे बड़े पावरफुल गदाधारी हैं, अर्जुन हैं जो सबसे बड़े धनुधर हैं, विश्व के सबसे बड़े योद्धा हैं, नकुल जो सबसे बड़े अश्वारोही हैं, सहदेव जो विश्व के सबसे सुंदर युवा हैं। ऐसे और उनकी जो है पूरे विश्व में जो है जिनकी लोहा लोग मानते हैं सुंदरता का, उनके आचरण का, द्रौपदी उनकी पत्नी है। और जब इनसे कहा जाता है कि अगर 12 साल का आपको जो है वनवास हुआ है, 12 साल के वनवास में अगर आपकी आइडेंटिटी हाइड हो, ओपन हो गई, अगर किसी ने पहचान लिया तो आपको फिर 12 साल जाना पड़ेगा। इतने बलवान लोग, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने, जीतने की शक्तियाँ रखने वाले लोग, टफ टाइम आता है तो राजा विराट के यहाँ जाकर
आपको मालूम होगा कि अर्जुन जो है बृहन्नल्ला के रूप में नृत्य सिखाने का काम करने लगते हैं, युधिष्ठिर जो है उनको धृतक्रीड़ा सिखाने का काम करने लगते हैं, भीम बेचारे रसोइया बन के काम करते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं 12 साल तक। ऐसे 12 साल के दौरान कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जब इन लोगों के हाथ कसकसा जाते हैं, जब इन लोगों को द्रौपदी दासी के रूप में काम कर रही होती हैं। ऐसे कई मामले, कई बार खून का घूंट पीकर, जहर का घूंट पीकर इनको रहना पड़ता है। तो साथियों, समय विपरीत आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, कोई व्यक्ति के जीवन में कम, किसी के में ज़्यादा असर करता है। समय विपरीत सबके जीवन में आता है। आकाश, आपके मित्र के जीवन में विपरीत समय आया है। कोविड की जो महामारी उसको लेके आई है, उसको इस समय को अर्जुन की तरह काटना चाहिए, अर्जुन की तरह उसको सोचना चाहिए, युधिष्ठिर की तरह सोचना चाहिए, भीम की तरह सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े योद्धा साम्राज्य के जो है साम्राज्यपति जब 12 साल तक इस दुर्दमनीय दशा में रह सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला समय है। प्रॉब्लम निश्चित है, परेशानी निश्चित है, लेकिन इसमें अगर हम हथियार डाल देंगे तो हमारा और ही नुकसान होगा। व्यक्ति एक तो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, उसके बाद डिप्रेस हो गया, तो अगले जो एग्ज़ाम पास करने की क्षमताएं थी, जो ईश्वर ने उसके लिए डेस्टिनी लिख रखा था, वो ख़त्म हो गया, क्रीज से आउट हो गया। तो हमें आकाश अपने मित्र को समझाएं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा। हम उससे बात करेंगे, बैठ के हम उसको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ टफनेस आपके जीवन की नहीं, सबकी टफनेस है, सबको परेशानियां हुई हैं, कोई परेशानी की जो जड़ है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने जीवन में हम निराश होकर आत्मविश्वासहीनता के साथ अपना जीवन सरेंडर करके उस परेशानी को और बढ़ाएंगे। आपके परिवार ने आपके अपनों को खोया है, वो दुख विचारों के मन में है ही सही। अब आप अगर डिप्रेस होकर हथियार डाल दोगे तो आपका दुख और बड़ा हो जाएगा। उनको लगेगा कि ये पेंडेमिक बड़ी समस्या लेके आया, कुछ तो लोग चले गए बेचारे, और जो है इसके हाथ हमारे बेटे ने, युवा ने, जो हमारे परिवार का भविष्य है, परिवार का गौरव है, परिवार को गौरव देने वाला है, उसने हथियार डाल दिए। तो आपको देख के और ज़्यादा दुख होगा। जो चले गए हैं उनके बारे में तो दुख हो गई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख आपको देख के होगा, क्योंकि आपको देख के वो रोज रोज उस पेंडेमिक से परेशान होंगे, वो पेंडेमिक की पीड़ा रोज रोज उनके सामने आएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने परिजनों को पेंडेमिक की पीड़ा से बाहर लाने के लिए आप काम करें। आप डट के अपने आत्मविश्वास को गेन करें, और आवश्यकता पड़ने पर हम बैठ के भी चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न। मेरा नाम विश्वास गोयल है, मैं क्लास 9th में हूँ एंड मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है। हर क्लास 1 घंटे की होती है एंड उसमें हमको 10 मिनट का बायो ब्रेक मिलता है। इसके बाद हमारी कोडिंग की क्लास भी रहती है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद मेरी कोचिंग क्लास भी रहती है। अल्टरनेट डेज पे मेरी सिंगिंग की क्लास भी रहती है। तो इन सब के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी भी मना कर देती है, बोलती है कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैन यू प्लीज़ एडवाइस मी कि मैं इस सिचुएशंस में क्या कर सकता हूँ? थैंक यू। ये विश्वास का प्रश्न है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई भी करनी है, कोचिंग भी करनी है और सिंगिंग भी करनी है। विश्वास, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ जो कह रही है वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए कह रही है। नेचुरली माँ ने ये देखा होगा कि आपकी जो है डेस्टिनी पढ़ाई में है, पढ़ाई करने से ही आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, आपका स्टेटस बनेगा, आप समाज में अपना अवदान दे पाएंगे। तो आपको पढ़ाई तो सबसे प्रायोरिटी पे करना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर आपको कोचिंग भी करनी है, सिंगिंग भी करनी है, अन्य शौक भी पूरे करने हैं, उनके लिए आपको टाइम स्लॉट का मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम की जो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो टाइम हमारा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट 2 प्रकार के टास्क होते हैं। एक अर्जेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसको चार्ट में विभक्त करते हैं तो 4 कंडीशन आती हैं। एक काम जो अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, एक काम जो अर्जेंट तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक काम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, और एक काम वो जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। अब हम इसको बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई जो है अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम की डेट आपकी फिक्स है, आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा।
तो आपको पढ़ाई पहले करनी है, अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो है सेकंड आता है कि आपकी अर्जेंट तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट कोचिंग क्लास आपकी सेकंड कैटेगरी में, सेकंड प्रायोरिटी आपको कोचिंग को देनी पड़ेगी। सिंगिंग जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट किसी भी रूप में नहीं है, तो आपको थर्ड प्लेस पे सिंगिंग का जब आपको टाइम मिलता है तो आप सिंगिंग की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें अपने टाइम स्लॉट को बांटकर 24 घंटे का दिन बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा टीवी देखना कम करेंगे, थोड़ा सा मोबाइल में अपना टाइम कम देंगे, थोड़ा सा गॉसिप में अपना टाइम कम देंगे, थोड़ा सा अपना आराम का, आप बहुत युवा हैं, बहुत तरुणाई के आप प्रतीक दिख रहे हैं मेरे को, तो आपको जो है अपने थोड़ा सा आराम का टाइम कम कर सकते हैं। जो आदमी ज़्यादा उम्र वाले हैं उनको तो सोना जरूरी है 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन आपकी नींद जो है 6 घंटे 7 घंटे की भी चल सकती है। ऐसे करके टाइम मैनेजमेंट करें और अच्छा रिजल्ट पढ़ाई में ला के देंगे। आपकी माँ ऑटोमेटिकली आपसे कहेंगी कि आप सिंगिंग भी करें, आपका सारा काम बन जाएगा। अगला प्रश्न। सर मेरा नाम ऋषभ नामदेव है और मैं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल यहाँ है आपसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक दूसरे को देखकर भेड़ चाल चलने लगती है, जिससे हमारे देश को आए दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सर ऐसे में हम क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो राजनीतिक दलों का शिकार ना होकर एक बेहतर और एक मजबूत देश की नींव रखने का काम करें? ऋषभ का कहना है कि युवा जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, भेड़ चाल में लगे रहते हैं और ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं कि वो राजनीतिक दल का शिकार ना हो। ऋषभ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देश के एक उज्जवल युवा हैं, आप देश की तरुणाई हैं, आप देश की ऊर्जा हैं, शक्ति हैं, वायु हैं, आप जो है देश की दृढ़ता ताकत हैं। राजनीतिक दल या राजनीति हमारे देश का महत्वपूर्ण भाग है। देश का संचालन जो है चुनाव के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से होता है। राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। राजनीतिक पार्टियों में से एक किसी पार्टी को आप जिताते हो, सब जनता मिलकर जिताती है, वो सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद वो हमारे देश का नीति निर्धारण करती है। वो नीति निर्धारण देश की सभी योजनाओं को, देश के जो है आगे के भविष्य को निर्धारित करता है। ऐसे में युवाओं का राजनीति से विचलन जो है, पृथक होना या हम राजनीति को गंदा मान के दूर कर दें, ये उचित नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपको और हर युवा को, जो भी जागृत युवा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, हर युवा को देश की राजनीति के बारे में समझ होना चाहिए। देश की राजनीति के बारे में उसकी पकड़ होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि देश की किस प्रकार की नीतियाँ रीतियाँ हैं, किस प्रकार की नीतियों रीतियों से देश चलेगा, किस प्रकार की नीतियों रीतियों से देश आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की नीतियों रीतियों से हमारा और हमारे भविष्य का उज्जवल देश स्थापित होगा। इसलिए राजनीति से परे हम ये सोचें कि राजनीति के बारे में सुनना, बात करना या राजनीति के बारे में सोचना गलत है, तो ये बात सही नहीं है। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं, कई बार चुनाव के दौरान भी ऐसी मेल प्रैक्टिस सामने आती है कि युवा जो है छोटी सी किसी बात में बिना सोच विचार के, छोटे से प्रलोभन में, छोटे से किसी भावना के कारण अपना वोट टर्न कर देता है। जबकि वोटिंग हमारे देश का मूलभूत ऐसा अधिकार है जो कि हमारे देश का, हमारे अधिकारों का मूल संरक्षण करता है। देश इतना, हमारा भारत इतना उज्जवल लोकतंत्र है कि इस लोकतंत्र की पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है, डंका पिटता है भारत के लोकतंत्र का। ऐसे देश के लोकतंत्र में युवाओं को राजनीति की समझ रखना, सही निर्णय लेना, अवश्य रूप से वोटिंग करना और सही दिशा में वोटिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि राजनीति, मोबाइल की बात अलग है कि मोबाइल की जो है आपको टाइम जो देते हैं मोबाइल में, वो टाइम देना कम करना चाहिए। मोबाइल आवर्स जो है आपको फिक्स करना चाहिए कि आपके, आजकल एक नया ट्रेंड आया जिसमें लोग मोबाइल के घंटे फिक्स कर देते हैं। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो अपना ठीक फिक्स कर देते हैं कि मेरा जो है 6 से 8 बजे का मोबाइल टाइम है, इसके अलावा मोबाइल में नहीं देखूंगा, सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, इंटरनेट ऑन नहीं करूंगा। ऐसे ही आप जो है मोबाइल के बारे में अपना निर्धारण कर सकते हैं, प्रण कर सकते हैं। उस प्रण पे आप पालन करेंगे तो आपकी मोबाइल की लत जो है नॉन प्रोडक्टिव टाइम को जो गेन करती है वो खत्म हो जाएगी और प्रोडक्टिव टाइम आपका निकलेगा। राजनीति के बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया राजनीति के बारे में समझें, जानें, देश की विदेश नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, वित्त नीति, सारी नीतियों को जान के उनमें अपनी पकड़ बनाएं और सही समय पर सही, आवश्यक रूप से वोटिंग करना है और सही वोटिंग करना है, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो। हमारे जो वोट पावर है, हमारे जो वोट करने की जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनके आधार पर ही देश की नीतियां बनती हैं, उनके आधार पर ही राजनीतिक दल अपने कार्य जो है उसकी सरणी बनाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। अगर हम राजनीति से दूर हो जाएंगे, राजनीति के बारे में सोचना, बात करना बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक देश के लिए अच्छा नहीं होगा।
अगला प्रश्न। नमस्कार सर, मेरा नाम ऋतिक सिंह राजपूत है। मैं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर आज युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर की राह पर चल पड़ी है। क्या यह कदम हम कुछ समय पहले लेते तो क्या आज यह बेरोजगारी का सामना हमें ना करना पड़ता? सर, आपकी क्या राय है इस पर? ऋतिक का सवाल आज की युवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऋतिक का कहना है कि बेरोजगारी की समस्या है, इसमें अगर पहले से स्टेप लिए गए होते। ऋतिक, मेरा आपसे कहना है कि ये जो समस्या बेरोजगारी की आप देख रहे हैं, ये हर समय रही है। आप अपने पिताजी से, दादाजी से पूछेंगे, मैंने तो पूछा अपने दादा से, अपने नाना से, सबसे, उन सब ने बताया कि हमारे समय में बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए दिक्कत होती थी। हर आदमी ये कहता है, हर समय के हिसाब से जो पॉपुलेशन का, युवाओं का रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से जॉब अवेलेबिलिटी कुछ कम होती है। अवेलेबिलिटी जो है जॉब की, जो हम चाहते हैं, जिस रूप में हम जॉब को चाहते हैं, उस रूप में उतनी संख्या में कभी नहीं थी, ना अभी है ना पहले कभी रही है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या हर समय की, हर पीढ़ी की समस्या कह सकते हैं रही है। और लेकिन आत्मनिर्भरता एक बहुत अच्छा कदम है। आत्मनिर्भरता जो है, युवाओं ने बड़े बड़े स्टार्टअप्स खड़े किए हैं, बहुत अच्छा जो है रोल मॉडल प्रस्तुत किए हैं। बेरोजगारी के संबंध में अगर आपसे फिर वही कहना है, अभी जो बात हमने की थी, जो युवा अपने आप को क्रिकेट की पिच पे लगातार, मतलब हमारे जो है 11 फील्डर्स खड़े हुए हैं, विकेट कीपर खड़ा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपको डटे रहना है। अगर आप पिच पे डटे हुए हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई में, अपने स्किल सेट में, अपने जो स्टार्टअप में, अपने नवाचार में, अपने जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप जॉब करना चाह रहे हैं, जो भी आपने टेक्निकल जो नॉलेज गेन कर रखा है, उसके संबंध में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई बेरोजगारी परेशान नहीं करेगी। बेरोजगारी की समस्या हर समय कहने वालों के लिए रही है, लेकिन हर समय पाने वालों ने जॉब को पाया है। Good evening, sir. My name is Harvinder Kaur and I'm a graduate in commerce. My question is that nowadays there are many cases recorded where the perpetrator does not have a face, like mob lynching, love jihads, witch hunting, etc. So, what is the ground reality of such incidents? They are horrifying. As these cases have religious color and roots in rumors and blind faith, so how do you plan to constrain such problems as the cases are continuously increasing? Thank you. हरविंदर, आपका जो प्रश्न बिल्कुल लाजमी है और आज के हिसाब से प्रासंगिक भी है। हरविंदर, ये समय के चक्र में जो है हर देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं। समय का चक्र जो है वो चेंजेस लाता है। समय का चक्र के हिसाब से देश में विभिन्न प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती है। आपको कभी जो है हमारे इंडिया का जैसे हम उठाएंगे तो कभी पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम बनते हैं, कभी जो है पब्लिक सेक्टर बड़ा होता है, कभी जो है प्राइवेट सेक्टर बड़ा होता है, कभी जो है हर प्रकार जो समाज की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग्स जो है बहुत सारी प्रवृत्तियाँ समाज में दिखाई देती हैं। आपका जो प्रश्न है कि बहुत सारे लिंचिंग की जो है प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं समाज में, निश्चित ही कुछ केसेस जो है पिछले दिनों में आए हैं, जो देखने में मिले हैं। इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में कहीं कहीं सामने आई हैं। ये सिर्फ समय चक्र और समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो समाज की जो प्रवृत्तियों में परिवर्तन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, जो समाज निखर के आगे आना चाह रहा है, उस दिशा में जब भी संक्रमण के दौर आते हैं, अभी सोशल मीडिया है, आईटी है, बहुत सारे सोशल जो हमारा समाज का स्तर है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बहुत प्रकार की अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां सामने आती हैं। लेकिन हरविंदर, मेरा आपसे कहना है कि भारत की एजेंसियां बहुत सक्षम हैं और भारत की जो सरकारें हैं बहुत ही पॉजिटिवली कानून की व्यवस्था को बनाने में विश्वास रखती हैं। आप इतिहास उठा के देखेंगे 1947 के बाद भारत में कोई भी ऐसा गृह युद्ध या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिसको हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। बहुत घटनाएं, ऑब्वियसली समाज है, विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, तो घटनाएं तो होती हैं, लेकिन
अगर हम देखें विश्व स्तर पर तो भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी जो विश्व के लगभग सभी देशों में कभी ना कभी बनी है। सभी देशों ने कभी ना कभी लॉ एंड ऑर्डर के बड़े हैजार्ड झेड़े हैं, बड़े बड़े परिवर्तन झेड़े हैं, बड़े बड़े मॉब के जो है मॉब ने सरकार को ही लिंच कर दिया। ऐसी स्थितियाँ देखी हैं विश्व के हर देश ने, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसी स्थिति नहीं देखी। हमारा देश संविधान का देश है, हमारा देश विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रोमिनेंट का देश है। हमारी एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम करती हैं और इसलिए जो है हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी प्रवृत्तियां जो लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। कुछ चीज़ें जैसे सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से आपने देखी होंगी, बहुत जल्दी जो है एकदम कूल कंडीशन में हम लोग पहुँच जाएंगे, आप विश्वास रखिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशु है। सर मेरा आपसे एक सवाल था कि जब भी हम कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर सैलरी का पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, बट जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो किसी जॉब में हमें जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलता है बट सैलरी पैकेज नहीं मिल पाता है। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन था कि ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन या फिर एक अच्छा सैलरी पैकेज? हिमांशु, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। आप किसी व्यक्ति का जीवन उठा के देख लेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण नहीं है, मुकम्मल नहीं है। कभी किसी के पास ज़मीन है तो किसी के पास आसमान है। ज़मीन मिलेगी तो आसमान छूटेगा, आसमान मिलेगा तो ज़मीन छूटेगी। ये तय है, नियति है, डेस्टिनी है हर व्यक्ति की जो इस पृथ्वी पे जीवन जी रहा है, अपना काम कर रहा है। तो हमें ऐसे में आपको आपकी नीड पे देखना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन या सैलरी पैकेज कहाँ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? हमारा जो है फैमिली की आपकी इकोनॉमिक नीड क्या है? अगर आपकी फैमिली की डिमांड इकोनॉमिक कंडीशन की नीड है, आपको लग रहा है कि सैलरी पैकेज आवश्यक है हमारी फैमिली के लिए, तो आपको सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा, यही सोच के कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, ये सोच के थोड़ा सा अपनी सेटिस्फेक्शन की जो आपकी झील है उसको कम करना चाहिए। आपको लग रहा है कि इकोनॉमिकली आप वेल हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको पैकेज थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में अगर आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन पे जाना है तो आप बेसिक सेटिस्फेक्शन को चुनें और समन्वय बनाना पड़ेगा। हमारा देश समन्वय का देश है। हमने बहुत सारे आवर्जन झेले हैं, लेकिन कोई संस्कृति भारत की संस्कृति को ख़त्म नहीं कर पाई। ऐसे ही हमारे देश में आप देखें तो कितने समन्वय हमने किए हैं, कितने प्रकार के समन्वय को लेके हमारा जो है डीएनए चलता है, वो समन्वयशीलता हमारे अंदर है। भारत का युवा अपने समन्वय के लिए जाना जाता है और विश्व में आज परचम लहरा रहा है। इंडियन युवा जब कोई देखता है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है कि यार ये आदमी वफादार भी होगा, ईमानदार भी होगा और डिलीजेंट भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा। तुरंत आदमी उसको ले लेता है, कोई इब्बट नहीं करता। कारण यही कि हमारे अंदर समन्वयशीलता बहुत ही बड़े स्तर पर है, बड़े स्तर पर हम समन्वय करते हैं और ये समन्वय जो है हमारी पहचान है, हमारा आभूषण है। तो इसलिए आप बिल्कुल समन्वयशीलता की एक प्रवृत्ति को अपने मन में लाएं। आप देखें, मन में सोचें, कोई मुकम्मल नहीं है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास आसमान नहीं है, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप देखें आपकी क्या डिमांड ज़्यादा है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी वित्त है तो आप थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन में कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी वित्त नहीं है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ पैकेज में करके और उस तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए हैं और बहुत ही अच्छे सवालात युवाओं ने पूछे और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इतनी डीप सोच के साथ युवा प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सभी युवाओं को जिन्होंने प्रश्न करे हैं, आप सभी को मैं नमस्कार और सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, ऊर्जा के साथ अपनी भारत की लेगेसी को याद करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हम सबके गौरव का दिन है, हम सबके गौरव के परचम लहराने का दिन है। तो याद करें और अपनी ऊर्जाशीलता के साथ, अपनी अस्मिता की जो परायणता है उसके साथ जुड़ जाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।